नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, एक्सक्लूसिव न्यूज है। एक्सक्लूसिव न्यूज क्या है? वो है सूबे में लगातार जिस तरीके से सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है, उसी बीच सपा महासचिव रामगोपाल यादव सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए। मुलाकात बेहद पर्सनल बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इटावा, मैनपुरी, कन्नौज से एफआई से सपा विधायकों पर दर्ज मुकदमे को लेकर बातचीत हुई है। ये मुलाकात लगभग 15 मिनट तक चली। फिलहाल इस मुलाकात के कई ज्यादा सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो वहीं चित्रकूट में मंथन के बाद भाजपा एक्शन मोड में आ चुकी है और ये एक्शन कदम दर कदम नजर भी आता है। भाजपा संगठन की ओर से अगस्त के लिए मंडल प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है। सुरेश खन्ना गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी उनको दी गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे, जिसके साथ में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, दिनेश खटिक भी मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से स्वतंत्र देव सिंह वाराणसी मंडल की जिम्मेदारी इनको मिली है, जिसके साथ में राज्य मंत्री संदीप सिंह, संजीव गौंड होंगे। जितिन प्रसाद को लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जितिन प्रसाद के साथ में कपिल देव अग्रवाल और मयंकेश्वर शरण सिंह रहने वाले हैं। इसी तरीके से अलग अलग मंडलों की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को दी गई है। झांसी मंडल की जिम्मेदारी संजय निषाद के पास में है और उनके साथ में कुछ राज्य मंत्रियों को भी जिम्मेदारी मिली है। मेरठ मंडल की जिम्मेदारी नंदगोपाल नंदी के पास है। अलीगढ़ मंडल की अगर बात करें तो सूर्य प्रताप शाही इस मंडल की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। तो वहीं सहारनपुर मंडल बेबी रानी मौर्य, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल भी उनके साथ होंगे। अयोध्या मंडल की जिम्मेदारी लक्ष्मी नारायण चौधरी, राज्य मंत्री राकेश राठौर और रामकेश भी उनके साथ में होंगे। मुरादाबाद मंडल धर्मपाल सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी। और इसी तरीके से आजमगढ़ की अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह चौधरी को ये प्रभार मिला है। वहीं लखनऊ के नए कमिश्नर एसबी शिरोडकर ने पत्रकारों से बातचीत करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए कमिश्नरेट काम करेगा। ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर के भी पुलिस ध्यान रखेगी। बातचीत के दौरान उन्होंने समय मांगते हुए कहा कि समय के साथ कमिश्नरेट पुलिस हर काम पर, हर उम्मीद पर खरा उतरेगा। जिस उद्देश्य के साथ पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना हुई है लखनऊ में और अन्य स्थानों पर, उसमें जनता के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पुलिसिंग करना, जनता को जितना मैक्सिमम रिलीफ हम दे सके पुलिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसको पहुंचवाना, समाज के सभी अच्छे लोगों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, और जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना। ये अगर मैं कहूँगा कि प्राथमिकता होगी लखनऊ कमिश्नरेट की और पूरी टीम की। लखनऊ के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर ने आज लखनऊ में कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाला। सबसे पहले वो जो पूर्व कमिश्नर हैं डीके ठाकुर, उनसे मिलने उनके आवास पहुंचे और वहां पर चार्ज संभालने के बाद वो पुलिस लाइन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी पहुंचे थे। उनका कहना है कि जो प्राथमिकताएं हैं, जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, वो उनकी प्राथमिकताएं हैं और इसके साथ ही जो मुहर्रम का त्यौहार चल रहा है वो एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। उसको लेकर भी रोड मैप तैयार है। सिर्फ एक गाइड के तौर पर वो यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन इसके अलावा जो और जिस तरह से ट्रैफिक को लेकर उनसे सवाल किया गया कि ट्रैफिक एक बड़ी समस्या रहती है, तो उनका कहना है कि एक जल्द एक बड़े पैमाने के तौर पर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा। 1993 बैच के आईपीएस हैं एसबी शिरोडकर और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। फिलहाल अधिसूचना विभाग में वो एडीजी के तौर पर थे और आज ही उन्होंने चार्ज संभाला है। अब देखना होगा कि उनका ये कार्यकाल कितना महत्वपूर्ण रहता है और किस तरह से वो जो पुलिस के लिए चुनौतियां होती हैं उनसे निपटते हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। गाजीपुर पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कई मुद्दों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2022 का यूपी चुनाव उनके इर्द गिर्द रहा। ओपी राजभर ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में भी एक नंबर पर उनकी चर्चा होती रही। उन्होंने दावा किया है कि इसी तरीके से 2024 के चुनाव में भी सभी की निगाहें राजभर पर ही होंगी। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा। अखिलेश के बयान के जवाब में उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा आदमी अगर झाड़ फूक की बात करे तो ये उसकी हताशा है। व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और वो अगर झाड़ फूक पे विश्वास करे तो ये साबित होता है कि हताशा और निराशा दिख रहा है। आज पूरा विपक्ष
ओम प्रकाश राजभर को निशाने पे लिया। इस नाते लिया है कि हम अति पिछड़े व अति दलित की बात सदन से लेकर सड़क तक लड़ते हैं। हम सवाल खड़ा करते हैं कि भाई आज़ादी के 75 साल में 52 से वोट दे रहे हैं लोग। ये अति पिछड़ों में पाल, प्रजापति, नाई, गोंड, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, खंघार, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया जो अति पिछड़ी जातियों में आते हैं, जब सत्ता में आप लोग रहते हो तो इनके विषय में क्यों नहीं सोचते हो? रायबरेली में जिला खादी ग्राम उद्योग कार्यालय में विजिलेंस विभाग का छापा पड़ा। छापे में कार्यालय के वरिष्ठ सहायक रामाधार को 4,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के बाद विजिलेंस टीम गिरफ्तार वरिष्ठ सहायक को लेकर हरचंदपुर थाने पहुंची। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मिले ऋण पर ब्याज वापसी के लिए ये घूस मांगा गया था। गया प्रसाद पुत्र गुरशरण ये चगदा मजरे इर्सिया के रहने वाले हैं। इन्होंने जिला ग्रामीण उद्योग से जो है कीटनाशक दवाओं का जो है एक वो लिया था, लोन लिया था। उस पर कर्ज माफी का सरकार की तरफ से था। उसी में जो है कर्ज माफी के नाम पर ले करके वहाँ के जो बाबू थे रामाधार, उन्होंने जो है 4,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी, जिस पर जो है आज कार्रवाई हुई। वहीं यूट्यूब चैनल की गायिका फरमानी नाज विवादों में घिर चुकी हैं और विवाद की वजह है उनका गाया हुआ गाना। कैसे, उसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए। मुजफ्फरनगर जनपद के रतनपुरी थाना क्षेत्र स्थित मोहम्मदपुर माफी गांव की रहने वाली फरमानी नाज की शादी 25 मार्च 2017 को मेरठ के छोटा हसनपुर गांव निवासी इमरान से हुई थी। लेकिन शादी के 1 साल बाद बेटा होने के बाद से ही फरमानी को उसके ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया था, जिससे परेशान आकर फरमानी अपने बेटे के साथ अपने मायके मोहम्मदपुर माफी आकर रहने लगी थी। फरमानी की मां फातिमा की माने तो गांव के ही एक युवक राहुल उर्फ भूरा के पास बाहर से कुछ लोग वीडियो बनाने के लिए आते थे। एक दिन उन्होंने फरमानी को गाते सुना, जो उन्हें बहुत पसंद आया। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा, शंभु शंभु शिव महादेवा। बस फिर क्या था, उन्होंने फरमानी का गाना रिकॉर्ड कर YouTube चैनल पर डाल दिया था, जिसकी लोगों ने जमकर सराहना की। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। फरमानी की शादी को जो तो मुझे पता नहीं, अब के मार्च को 25 मार्च को पूरे 5 साल हो जाए। 2018 में हुई थी। अच्छा, कुछ विवाद भी हो गया था उसके बाद? बस वहाँ ये 1.25 साल रही, ये बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उन्होंने परेशानी करनी शुरू कर दी। इसके हलक में वो थी, दुखता, इसके जो कुछ खावे था वो नाक में को आ जाता। उन्होंने बहुत परेशान करी, अपने घर से पैसे ला 2.5 लाख रुपए ला, जब इसका इलाज करवाएंगे हम, मतलब जो उनसे हुआ बहुत ज़्यादा उन्होंने दिक्कत करी। अब फरमानी अपने बच्चे का पालन पोषण गाने गाकर ही करती है, लेकिन आपको बता दें कि फरमानी उस समय विवादों में फंस गई जब उसने इस बार की कांवड़ यात्रा में शिव शंभू का एक गाना रिकॉर्ड कर YouTube चैनल पर डालकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसे जहां जनता ने जमकर सराहा तो वहीं देवबंदी मौलवियों ने इसका विरोध भी किया है। जी, हम कभी भी ये सोच के नहीं गाते कि भाई हम किस धर्म से हैं, हम क्यों गा रहे। तो देखो जी, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। हम जब अपने स्टूडियो में रहते हैं, अपना जब काम करते हैं, तो हम ये भूल जाएं कि हम कौन है। हम कलाकार हैं, तो हम सिर्फ ये समझ के गाते हैं कि हमारा काम है लोगों को अच्छा सुनाने का, क्योंकि वो हमारा इंतज़ार करते हैं हमारे जो ऑडिशन है कि कुछ नया लाए, कुछ नया लाए। तो इसी वजह से हम कव्वाली भी गाते हैं। हमारा कव्वाली का भी चैनल है नाज नज़म के नाम से, और हमारा भक्ति का भी चैनल है। तो हम सभी तरह के उन पे अपने अपने अच्छे अच्छे कभी भजन, कव्वाली और म्यूज़िक के साथ अच्छे से अच्छे गाने उनको देते हैं। तो हम सिर्फ कलाकार हैं, इसलिए हम सब चीज़ गा लेते हैं। फरमानी कहती हैं कि हम कभी भी ये सोचकर नहीं गाते कि हम किस धर्म से हैं। कलाकारों का कोई धर्म नहीं होता। हम जब अपने स्टूडियो में काम करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं,
हम सिर्फ कलाकार हैं। कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, न ही मजहब आपस में बैर करना सिखाता है। तो लोगों के जहन में ये जहर कहां से आता है? मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की रिपोर्ट। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एमएलसी उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी से धर्मेंद्र सिंह सैतवार और निर्मला पासवान ने पर्चा दाखिल किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से कीर्ति कोल ने नामांकन किया है। नामांकन के दौरान बीजेपी की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, सभी लोग लगभग मौजूद रहे। हालांकि सपा प्रत्याशी ने जिस दौरान नामांकन किया वहां पर अखिलेश यादव नहीं मौजूद थे, उनकी कमी जरूर खली है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और मुख्य सचेतक विधानसभा मनोज पांडे सहित कई विधायक मौजूद थे। वही मैं कह रहा हूं, जब उनके पास वोटों की संख्या पर्याप्त थी तब उनको दलित और ओबीसी याद नहीं आते हैं, तब उनको सिर्फ अपना परिवार याद आता है, उनको सहयोगी दल भी नहीं याद आते हैं। ये पहला मौका है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदिवासी महिला को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचाया है। केवल खाना पूर्ति करने के लिए समाजवादी पार्टी ने ऐसा असफल प्रयास किया। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी किसी भी समाज का उन्होंने विरोध नहीं किया, हमेशा अग्रेसित किया। मैं आदिवासी परिवार से बार बार मैं आपसे बता रही हूँ कि हमेशा उन्होंने आदिवासी समाज और सभी समाज का उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया, हमेशा अग्रेसित किया। बीजेपी करे आपको लड़ा के अपमान कर रहे हैं आदिवासी समाज। नहीं, ये देखिए, विपक्ष वाले कुछ भी करेंगे। अगर यही कहना चाह रहे हैं बीजेपी वाले तो मेरा भी समर्थन करें। मैं भी एक आदिवासी समाज से हूँ, मैं भी उनकी बेटी हूँ। मैं सभी से हाथ जोड़ के बार बार सभी से विनम्र माननीय सदस्य जी से निवेदन करती हूँ कि सहयोग करें मेरा। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार रहा। शिव भक्तों के लिए सावन के सोमवार का विशेष महत्व है, खास होता है। माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि कहा जाता है कि इस महीने में, या यूं कहें कि सोमवार को, ईश्वर से जो भी मांगा जाए वो उसकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। और इसी कामना के साथ में तमाम श्रद्धालु दुग्धाभिषेक के लिए, जलाभिषेक के लिए कतारों में खड़े नजर आए। पूरे दिन शिव की एक झलक पाने के लिए हर हर बम बम की गूंज हर तरफ सुनाई दी। तस्वीरें आप देखिए आगरा, चित्रकूट, गाजियाबाद, वाराणसी, गोरखपुर और हरिद्वार। नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या सोमवार को रामपुर पहुंची। रामनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। तो वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रभारी मंत्री के तौर पर आज मैं जनपद नैनीताल के रामनगर पहली बार आई हूं। हाँ, निश्चित तौर पर मैं कार्यकर्ताओं में, संगठन में, पदाधिकारियों में, आमजन में और मातृशक्ति में जबरदस्त उत्साह देख पा रही हूँ और अभिनंदन के तौर पर इतना प्यार मुझे दिया। और उन्होंने कहा कि मैं आप तमाम लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने महानगर कार्यालय से लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय तक स्वागत कार्यक्रम रखा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ भाजपा के कई विधायक महानगर कार्यालय से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक पहुंचे और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत भी किया। रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में मौजूद जर्जर हो चुके बेलनी पुल पर अब भारी वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। जिला प्रशासन की अनुमति पर NHAI ने पुल से भारी भरकम वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इससे अब पुल पर भारी ट्रक, बसें और दूसरे बड़े वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। वहीं पुल से भारी वाहनों की आवाजाही बंद होने के बाद रुद्रप्रयाग पुलिस ने भी नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। इसमें स्थानीय व्यापारियों और जनता से सहयोग करने की अपील की गई है। आपको बता दें कि 1963 में बने करीबन 63 मीटर लंबे रुद्रप्रयाग बेलनी पुल की जर्जर हालत को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे। अब कर्णप्रयाग की ओर से आने वाले भारी वाहनों की मुख्य बाजार से ही आवाजाही हो सकेगी, जबकि चोपता दुर्गाधार जाने वाले भारी वाहनों को
जवाड़ी बाईपास से होकर गुजरना होगा। अभी तक जो हमारा वन वे सिस्टम था इसको हमने बंद कर दिया है और फिलहाल इस पे छोटी गाड़ियों को तो हमने अलाउ किया है, लेकिन बड़े वाहन जिसमें यात्री वाहन है, मालवाहक वाहन है, इनके लिए बंद कर दिया है। अब चूँकि यहाँ पे बाज़ार बहुत कंजस्टेड है और यहाँ पे व्यापारियों की सामान के लिए भी और जो लोग यहाँ पे स्थानीय लोग आते हैं उनका बाज़ार भी रुद्रप्रयाग में है, तो ऐसी स्थिति में जाम की स्थिति पैदा न हो तो हमने आज एक मीटिंग बिठाई है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से गंगा और सोलानी नदी उफान पर है। रविवार को गंगा का जलस्तर चेतावनी निशान के एकदम करीब पहुंच गया। पानी बढ़ने से गंगा के आसपास खेतों में फसल जलमग्न हो गई। कई गांवों से संपर्क टूट गया है। पानी बढ़ने से प्रशासन भी अलर्ट है। खेतों में पानी बढ़ने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों ने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर पानी नहीं उतरा तो फसल खराब हो जाएगी। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारा मिलने में भी समस्या हो रही है। फिलहाल गंगा के जलस्तर पर निगाह रखी जा रही है। अभी कहीं भी खतरे की संभावना नहीं है। जो फसल को प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी का जो उबाल पड़ेगा, ये गंगा में फसल में जाएगा और फसल जो सारी दब जाएगी। और गंगा में कटाव भी चल ही रहा और बंदा जो हो तटबंध टूट ही रहा कई जगह। इससे गाँव में भी पानी जाएगा, फसल में तो जाएगा ही जाएगा पर गाँव में भी जाएगा। कोई अलर्ट जारी करा नहीं है अभी कोई। एहतियात के तौर पर वहाँ पर निवास कर रहे लोगों को अवगत करा दिया गया है कि वो सुरक्षित रहे और अनाउंस भी हमारे द्वारा करा लिया गया है। अगर कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसा खतरा बनता है तो तत्काल उन लोगों को शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी व्यवस्था तैयारियां हमारे द्वारा की गई। बेसिक शिक्षा के छात्र छात्राओं को सीएम योगी ने तोहफा दिया। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों को सीएम योगी ने 1200 रुपए ट्रांसफर किए हैं। ये पैसे डीबीटी के जरिए छात्रों के अभिभावकों के अकाउंट में सीधे भेजे गए। इससे बेसिक शिक्षा के 1,90,00,000 छात्रों को फायदा पहुंचा है। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सर्वोच्च स्वच्छता वाले विद्यालय के प्राध्यापकों और ग्राम प्रधानों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम में कायाकल्प दिव्यांजलि पोर्टल का भी अनावरण हुआ है। और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाएं और जो हमारा लक्ष्य है बेहतर शिक्षा, उन्नत भविष्य। प्रदेश के 1,91,00,000 बच्चों को उनके यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी, स्वेटर आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि अंतरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा परिषद को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक समय सीमा के अंदर अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस अभियान को तकनीक के साथ जोड़ करके प्रदेश के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने के अभियान के साथ आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। जब हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान इस वर्ष पुनः प्रारंभ किया तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आज इस संख्या बढ़कर के 1,91,00,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पहुंची है, जिसमें ये बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों तक पहुंचने में सफल हुए। 2017 के पहले मुझे प्रदेश के अंदर कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और 2017 में मैं इस बात को देखता था कि पहले तो स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत सारी जगह स्कूलों में भवनों पर बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे। कुछ जगहों पर ये पता ही नहीं लगता था कि ये विद्यालय है या कोई बाग है। जब 2 यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, बैग आदि उन्हें मिलना प्रारंभ हुआ, आज बेसिक शिक्षा परिषद का हर बालक बालिका, छात्र छात्रा भी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि मैं भी किसी पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का हकदार हूं और अपने उस हक के साथ जब स्कूल जाता है, स्कूल में नया पाठ्यक्रम हम लोगों ने लागू किया, नए वहां पर जो अभिनव प्रयोग किए, नवाचार किए, आज उसका परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और अभी मैं देख रहा था